एसिटाइल कोलिन। आज हमारा टॉपिक है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और जो कि एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, जो कि एक पैरासिम्पैथेटिक एक्शन प्रोवाइड कर देता है हमारी बॉडी में, एक पैरासिम्पैथेटिक एक्शन शो करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। एक साइंटिस्ट था सर हेनरी। सर हेनरी एक साइंटिस्ट था जो मुख्तलिफ प्लांट से एक्सट्रैक्शन कर रहा था। जब एक्सट्रैक्शन कर रहा था तो एक फंगस से इस एसिटाइल कोलिन का एक्सट्रैक्शन हो गया। एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हो गया, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ है एसिटाइल कोलिन। सो एसिटाइल कोलिन जो आज हमारा टॉपिक है, हम लोग देखेंगे एसिटाइल कोलिन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है, इसकी लोकेशन और इसकी सिंथेसिस, इसकी रिलीजिंग। सो एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑर्गेनिक केमिकल that function is an essential, ये essential है in both the central nervous system and the peripheral nervous system। ये दो एक्टिविटी शो करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी। सो ये डिस्कवर हुआ था 1914 समटाइम, कई जगह पर 1914 में और कहीं पर 1913 में। सो बस सर हेनरी ने ये डिस्कवर किया था। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन प्रोवाइड करता है, जिसका हार्ट रेट कम करना, डाइजेस्टिव रेट बढ़ाना, जो कि एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। रेस्ट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कौन सी है? रेस्ट एंड डाइजेस्टिव एक्टिविटी मींस एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है, एक स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होता है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो है ये एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करता है। लेट्स सपोज हमारी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में चली गई। सो लेट्स सपोज एक बंदा है और उसके पीछे कुत्ता, और एक बंदा जा रहा है और उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। सो कुत्ता जब इसके पीछे पड़ गया तो इसका हार्ट रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोजिनोलाइसिस हो जाएगी। इसके लिए ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। हार्ट ईयरवे जो है ईयरवे भी ओपन हो जाएगा, ईयरवे ब्रीथिंग बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगा। सो जब ये रुक जाएगा तो ये अपने नियंत्रण तक पहुंच जाएगा। जब इसको लगेगा कि अब मैं यहाँ पर सेफ हुए एक कमरे में के अंदर जाए या फिर एक दुकान के अंदर चला जाए और वहां पर छुप जाए, तो तब इसकी बॉडी को होमियोस्टेसिस की तरफ जब लाना होता है तो ये तो होता सिंपैथेटिक एक्शन। अब पैरासिम्पैथेटिक एक्शन इसकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी ईयरवे जो है वो धीरे धीरे इसकी साइंस धीरे धीरे अपनी जगह पर आएगी, हार्ट रेट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और यहाँ पर स्ट्रेस कंडीशन में अगर इसकी डाइजेशन बहुत ज्यादा रुक जाएगी, डाइजेशन रेट रुक जाएगी क्योंकि सिंपैथेटिक नेचर ये भाग रहा होता है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए डायरेक्टली ग्लूकोज मिलता है फॉर दी एनर्जी, ताकि वो बूस्ट हो सके, उसको एनर्जी ज्यादा मिल सके। यदि पैरासिम्पैथेटिक की तरफ आएगा तो ये सारी एक्टिविटी इरेक्ट हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज, हार्ट डाइजेशन यहाँ पर डिक्रीज था तो वहां पर इंक्रीज हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक। सो ये एक्टिविटी एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है ये प्रोवाइड करता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, और ये एक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है क्योंकि इसमें अमोनियम क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। सो इस वजह से ये कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन, तो इस वजह से ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता। जब ये मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा तो ये वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल नहीं है। सो न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक नर्व्स, और ये साइनेप्सिस है, इस तरह से एक साइनेप्सिस होता है। तो ये प्री साइनेप्टिक क्लिम्प्ट है, प्री साइनेप्टिक है और ये पोस्ट है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ वेसिकल के अंदर ये स्टोर होता है एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन बना किससे है? कोलिन प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए से ये मिलकर बना है। कोलिन और एसिटाइल ये बाइंड हो जाएगा, एसिटाइल किसको एंजाइम से निकलेगा और कोलिन ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर होता है, तो ये दोनों बाइंड हो जाएंगे और एसिटाइल कोलिन इस तरह से स्टोर यहाँ पर बनता है और यहाँ पर इस फिजिकल में स्टोर होता है। और एक बार जब इसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर लेट्स सपोज कोई इन्फ्लक्स आ गया, सोडियम चैनल ओपन हो गया, यहाँ पर लेट्स सपोज कैल्शियम की एंट्री स्टार्ट हो गई या फिर कैल्शियम को रिमूव हो रहा है, तो जो इन्फ्लक्स हो रहा है यहाँ पर जो डिपोलराइजेशन हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एसिटाइल कोलिन भी रिमूव हो जाती है, एसिटाइल कोलिन रिमूव होता है। तो यहाँ पर इस तरह से एसिटाइल कोलिन रिमूव होता है और फर्दर वो अपना एक्शन शो कर देता है, रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होता है और फर्दर हमें एक रिस्पांस देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये एसिटाइल कोलिन का एक स्ट्रक्चर है
और मैं अगर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं, अगर लेट्स सपोज अगर कोई बंदा है उसने एसिटाइलकोलिन की वो स्टार्टेज है उसकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की रिलीजिंग बहुत ज्यादा कम है, तो फिर फर्दर उसके कई डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो अल्जाइमर एक डिजीज है, उनका सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई पेशेंट फ्रीक्वेंटली एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर यूज कर रहा है, एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर यूज कर रहा है रिपीटली, कोई बंदा है और उसकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की अमाउंट बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है, तो दोनों कंडीशन में उसके मुख्तलिफ डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सपोज अगर कोई बंदा है और वो फ्रीक्वेंटली एसिटाइलकोलिन स्टरेज एंजाइम इनहिबिटर यूज कर रहे हैं, टेबलेट में जो एसिटाइलकोलिन, यहाँ पर जैसे सपोज ये एक, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये एक वेसिकल है, ये एक साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक है और ये पोस्ट साइनेप्टिक हुआ है। तो यहाँ पर जो वेसिकल से जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, तो ये यहाँ पर आकर बाइंड होता है और फर्दर एक एक्शन प्रोवाइड करता है। सो एसिटाइलकोलिन जब यहाँ रिलीज होता है तो यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से एक एसिटाइलकोलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, स्टोरेज एंजाइम, जो इस एसिटाइलकोलिन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीज होती है यहाँ से वेसिकल से, तो वो इस एसिटाइलकोलिन को हीट अप करना स्टार्ट कर देता है, इस एसिटाइल को इनेक्टिव कर देता है ये एसिटाइलकोलिन स्टोरेज एंजाइम। जो पेशेंट ये एसिटाइलकोलिन स्टोरेज एंजाइम इनहिबिटर यूज कर रहे हैं, वो टेबलेट यूज कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में जाती है और वो एसिटाइलकोलिन स्टोरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, इसकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, तो इसकी वजह से उसे फिर अल्जाइमर डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, अल्जाइमर डिजीज जो इसके दोनों प्रेजेंट एक मेडिसिन है। और मिस्टीनिया ग्रेविस एक और डिजीज है, मिस्टीनिया ग्रेविस, ये एक मसल की फिचिंग हो जाना, मसल में थकावट आ जाना। एक बंदा यार कह रहा है कि मैं जब मैं हाथ इस तरह से करता हूँ तो यार बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसे मिस्टीनिया ग्रेविस है। मिस्टीनिया ग्रेविस में ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है जो हमारी बॉडी एक इम्यून एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो वो एंटीबॉडी में इस तरह से एक वो अपने ही रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे सपोज अगर कोई एंटीबॉडी बन रही है और उसे वो एंटीबॉडी एक तो ब्लड है, ब्लड में मुख्तलिफ सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल है, तो व्हाइट ब्लड सेल जो कि एक डिफेंसिव सिस्टम है, जो कि डिफेंसिव सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो वो मुख्तलिफ एंटीबॉडी बनाती है, तो ब्लड के जरिए वो एंटीबॉडी मुख्तलिफ सेल्स के पास जाती है, तो वो एंटीबॉडी मिस्टेकली उसमें कोई मिस्टेक चेंजेस आ जाती है जिसकी वजह से वो उस सेल के अंदर जो मुख्तलिफ सेल सरफेस पे या फिर सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स मुख्तलिफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो गलती से उसको एक फॉरेन सब्सटेंस समझना शुरू कर देता है, उसे लगता है, उस एंटीबॉडी को लगता है कि ये एक फॉरेन सब्सटेंस है, ये एक डेंजरस है, तो वो उस रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो रिसेप्टर्स इनहिबिट हो जाती है तो फिर जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तो उसके लिए रिसेप्टर नहीं मिलता बाइंड होने के लिए, तो फिर उस बंदे को मिस्टीनिया ग्रेविस हो जाता है। सो इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, निकोटिनिक रिसेप्टर इनहिबिट हो जाती है, एक मस्कुलिनिक रिसेप्टर और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। और आगे एक मेडिसिन आती है आर्गेनोफॉस्फेट, इसमें किस तरह से हो जाता है, इसमें इस तरह हो जाता है कि एसिटाइलकोलिन का ब्लड आ जाना, सैलाब आ जाना बॉडी में। इसमें लेट्स सपोज अगर कोई बंदा ये टेबलेट खा लेता है तो वो इस एंजाइम को, तो यहाँ पर जो पेशेंट जो एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर जो टेबलेट यूज कर रहा था वो रिवर्सिबल था, वो रिवर्सिबल मेडिसिन थी, लेकिन वो आर्गेनोफॉस्फेट ही एक रिवर्सिबल मेडिकेशन है। जब कोई बंदा इसको यूज कर देता है तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर वो आकर इस एंजाइम को जब एक्टिव कर देता है, परमानेंटली एक्टिव कर देता है, जब ये परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है तो फिर जब ये परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है तो हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है, एसिटाइलकोलिन का सैलाब आ जाता है हमारी बॉडी में, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मसल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाती है, एक्सट्रीम फ्लूइड सिक्रीशन हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्रीशन होती है, आगे लिक्राइमेशन सलाइवेशन बहुत ज्यादा क्योंकि डाइजेस्ट स्टोरेज भी बढ़ाना है, प्लस सिंथेटिक एक्टिविटी है एसिटाइलकोलिन का। सो वो बहुत ज्यादा एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है तो उस बंदे को फिर वो उस डेथ की तरफ जाता है, उसको डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो वो आर्गेनोफॉस्फेट है, वो एसिटाइलकोलिन एंजाइम स्टोरेज एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा मर जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा मर जाता है। सो और इसकी एंटीडोट की अगर हम बात करें आर्गेनोफॉस्फेट की एंटीडोट की, तो जो बंदा इस मेडिसिन को लेता है तो
frequently within 30 minutes उसको फिर एंटीडोट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है तो फिर वो बंदा मर जाता है। very simple topic today acetylcholine neurotransmitter, very simple topic। so अब हमारा आगे टॉपिक होने वाला है बीटा निकोल। हमने फार्मास्यूटिकल कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टार्ट किया था। पहले मैंने एसिटाइलकोलिन को स्टार्ट किया। एसिटाइलकोलिन को अब मैंने कंप्लीटली पढ़ा दिया। तकरीबन टाइम भी बहुत ज्यादा निकल गया है। एसिटाइलकोलिन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब हम आगे टॉपिक में हम बात करेंगे बीटा निकोल के बारे में, जो एक मेडिकेशन है। मैंने आपको बताया था कि कोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन जो मैंने स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स भी पढ़ाए थे, रिसेप्टर्स कंप्लीट किए थे, और भी बहुत ज्यादा बेसिक कांसेप्ट टॉपिक्स थे जो मैंने पढ़ाए थे। तो अब ये आपको भी समझ आएगा कि किस तरह से एक्ट कर देता है। तो ये मस्कुलिन एक न्यूरोटेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होते हैं और प्री साइनेप्टिक क्लिप से वेसिकल से वो इसकी रीडिंग होती है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज डन। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।